Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So in today's session we are going to discuss our MCQs of unit number 4 of AFM which is based on bank reconciliation statement. यानी BRS पे दोस्तों हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है कि इन द कैश बुक along with cash column another column under the name bank is added for the transaction that takes place through bank account. The bank column record transaction related to। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट कार्ड। कैश बुक में दोस्तों दो कॉलम होते हैं, एक होते हैं कैश के लिए और दूसरा होता है बैंक के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। पहला कर रहा है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों जब आप परचेज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तो उन सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। जहाँ तक पेटी कैश की बात है, पेटी कैश का मतलब समझते हैं ना कि जो हमारा स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम डायरेक्टली कैश के थ्रू पे करते हैं। तो ये जो पेटी कैश ट्रांजेक्शन होता है ये हम लोग फिजिकल करेंसी के माध्यम से करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यदि इसको रिकॉर्ड करना भी है तो इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कैश विड्रॉल का मतलब कि बैंक से पैसा निकालना। तो जब आप कैश विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये भी बैंक कॉलम में रिकॉर्डेड होता है। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि बैंक कॉलम किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ट्रांजैक्शन। तो मतलब कोई भी डीलिंग, कोई भी एक्शन जिसमें आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो, ये सही जवाब है। बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर एक ब्रॉड कैटेगरी आता है जिसके अंदर हमारा डिपॉजिट्स आ सकता है, राइट, फिर हमारा विड्रॉल आ सकता है। डिपॉजिट्स हो गया, विड्रॉल हो गया, या दोस्तों ट्रांसफ़र हो गए, राइट, ये सभी आते हैं हमारे बैंक ट्रांजैक्शंस में। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ट्रांजैक्शन। अगला सवाल है व्हाट प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू द कैश अकाउंट एज स्टेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट वाट कम्स इन डेबिट वाट गोज आउट, गलत है। सही जवाब है डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। ठीक है, ये वाट गोज आउट नहीं, ये गलत है। सी नंबर सही जवाब है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो भी हमारा इनकमिंग मनी आ रहा होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा इनकमिंग मनी है उसको क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं, ठीक है। और आउटगोइंग मनी को क्रेडिट करते हैं। तो जो भी हमारा आउटगोइंग मनी है ना उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट का मतलब कि जब आपको पैसा मिलता है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब आप स्पेंड करते हैं यानी पैसा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट को डेबिट कब किया जाता है? जब मनी आता है, मनी कम्स इन। और कैश अकाउंट को क्रेडिट कब किया जाता है? जब मनी गोज आउट, समझे। तो इसीलिए कहा जाता है डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं कि कैश बुक में कौन सा प्रिंसिपल बैंक अकाउंट में, बैंक जो कैश बुक का जो बैंक अकाउंट होता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये सवाल है, ठीक है। इससे पहला सवाल क्या था? इससे पहला सवाल था कि कैश अकाउंट के लिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है। देखिए कैश अकाउंट जो है ना वो एक तरह का हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल आपको पता है, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट। लेकिन अब हमको पूछा जा रहा है कि जो कैश बुक में बैंक, अभी मैंने आपको बताया कि कैश बुक में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं कैश बुक अकाउंट और एक होते हैं बैंक अकाउंट। तो अब यदि कैश बुक में जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग सही जवाब देखते हैं। तो दोस्तों इस पहला ऑप्शन का रहा है कि डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल प्रिंसिपल, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और लास्ट का रहा है डेबिट वाट गोज आउट एंड क्रेडिट वाट कम्स इन। दोस्तों बताइए बैंक अकाउंट के लिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो आप बैंक अकाउंट के नेचर को समझिए। बैंक अकाउंट का नेचर क्या होता है दोस्तों? तो देखिए बैंक अकाउंट एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, राइट। बैंक अकाउंट एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक बात है ऑप्शन बी की, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट, तो ये जो है ये हमारे कैश अकाउंट में प्रिंसिपल अप्लाई होता है। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द कैश अकाउंट नॉट द बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये गलत जवाब है। फिर सी का रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो दोस्तों
ये जो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का मतलब कि जब पैसा रिसीव हो रहा है यानी रिसीव किया जा रहा है तो उसको हम लोग बैंक अकाउंट में डेबिट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, और जब पैसा दिया जा रहा है तो उसको क्रेडिट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैंक अकाउंट के पर्सपेक्टिव में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर हमारा सही जवाब है। और डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट व्हाट कम्स इन, ये तो उल्टा है, ये अपोजिट है करेक्ट प्रिंसिपल का, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब कि रिसीविंग मनी इज डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो याद रखिए कि बैंक अकाउंट जो होता है कैश बुक में, उसके लिए जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। चलिए अगला सवाल है कि जब कैश या चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में तो उसको कैश बुक में कैसे पोस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो एंट्री होता है हमारा एंट्री फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक अकाउंट, उसको कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये आइए जरा ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है क्रेडिट एंट्री, दूसरा कर रहा है डेबिट एंट्री। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी आप कैश या चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में तो उसको हम लोग क्रेडिट एंट्री के रूप में पोस्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये तो कहा जा रहा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप कैश या चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में तो उसको हम लोग डेबिट एंट्री करते हैं, ना कि क्रेडिट एंट्री करते हैं। ऑप्शन बी डेबिट एंट्री बिल्कुल सही है। तो जब भी आप डेबिट कैश या चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? इनफ्लो ऑफ फंड, यही मानते हैं ना। उसको आप क्या मानते हैं? इनफ्लो ऑफ फंड। मतलब जब आप कैश या चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में, इसको क्या कहा जाता है? इनफ्लो ऑफ फंड। तो आप डेबिट एंट्री करते हैं कहाँ पे? कैश बुक में। कैश बुक में क्या करते हैं दोस्तों? आप डेबिट एंट्री करते हैं। क्यों डेबिट एंट्री करते हैं? ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सके इस इंक्रीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप डेबिट एंट्री करते हैं कैश बुक में। नेक्स्ट कर रहा है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन को डेबिट में भी एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिट में भी एंट्री कर रहे हैं। ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। जब भी आप किसी कैश या चेक को डिपॉजिट करते हैं तो आप डेबिट एंट्री रिप्रेजेंट करते हैं ताकि फंड में इंक्रीज हो सके। और लास्ट कर रहा है नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो कोई जरूरी नहीं है रिकॉर्ड करने का, ये तो साफ गलत है, ये तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? डेबिट एंट्री। क्योंकि जब यह कैश या चेक को डिपॉजिट किया जाता है बैंक अकाउंट में, इसको हम लोग डेबिट एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। और हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखना है आपको। कैश बुक का आपको बेसिक प्रिंसिपल पता ही है, इसीलिए जब कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट में तो उसको डेबिट एंट्री के रूप में दिखाया जाएगा। अच्छा, अब अगला सवाल है कि जब कैश को विड्रॉ करें या चेक को हम इशू करें तो इसको कैसे पोस्ट किया जाएगा बैंक अकाउंट में, कैश बुक में। देखिए एक तो हमारा कैश बुक है, उसमें हमारा एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, एक कैश बुक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट में किस प्रकार से पोस्ट किया जाएगा? जब चेक को विड्रॉ किया जा रहा है या कैश को विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है डेबिट एंट्री, तो ट्रांजैक्शन को आप डेबिट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब आप कैश को विड्रॉ करते हैं या चेक को इशू करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आउटफ्लो ऑफ फंड। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? आउटफ्लो ऑफ फंड, राइट। तो इसको हम लोग क्रेडिट एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। दिस विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री। ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है क्रेडिट एंट्री। दोस्तों क्रेडिट एंट्री इसका सही जवाब है। क्यों क्रेडिट एंट्री सही जवाब है? क्योंकि जब आप कैश को विड्रॉ करते हैं या चेक को इशू करते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट से फंड को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? कम कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आप कैश को इशू विड्रॉ कर रहे हैं या चेक इशू कर रहे हैं तो अपने बैंक अकाउंट से फंड को कम कर रहे हैं। और हमारा जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि ऐसे चीज को हम लोग कहाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन सी कर रहा है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री, तो ये गलत है। ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि क्वेश्चन में लिखा गया है। जब भी आप कैश को विड्रॉ करें या चेक को इशू करें, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, इसको हम लोग क्रेडिट एंट्री के रूप में ही रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। ऑप्शन डी कर रहा है नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, तो ये भी गलत है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना ही होता है अकाउंटिंग बुक में, एक्यूरेट ट्रैकिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। कैश विड्रॉ करना, चेक इशू करना, ये एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इवेंट है जिसमें आपको कैश बुक में क्रेडिट एंट्री चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय बैंक ऑफन रिलेटेड एज पासबुक।
चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैंक इशू करती है, जिसको हम लोग पासबुक बोलते हैं, उसके बारे में सवाल है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ कि एक समरी होता है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है, जिसका फोकस होता है क्रेडिट पे। दोस्तों ये ऑप्शन सही जवाब नहीं है। क्रेडिट स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्रेडिट को एम्फेसाइज करेगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली बैंक के पासबुक को रेफर नहीं किया जाता है। बी कर रहा है बैंक का समरी। तो दोस्तों बैंक का समरी क्या होता है? एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है। ये भी ऑप्शन गलत है। ये भी ऑप्शन कॉमनली यूज नहीं किया जाता है स्टेटमेंट जो बैंक इशू करती है उसके लिए। ये तो एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा है समराइज करने का बैंक ट्रांजैक्शन को, लेकिन बैंक समरी स्टैंडर्ड नेम नहीं है पासबुक का। पासबुक स्टेटमेंट दोस्तों ये बिल्कुल सही है। देखिए यही स्टेटमेंट बैंक यूज करती है और जिसको हम लोग पासबुक बोलते हैं, और इसको पासबुक स्टेटमेंट कहा जाता है। इसके अंदर डिटेल रिकॉर्ड होता है अकाउंट ट्रांजैक्शन का। और लास्ट ऑप्शन जो कर रहा है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अकाउंट के फाइनेंशियल एक्टिविटी को समराइज करता है। तो ये ऑप्शन क्या डिस्क्राइब कर रहा है? डॉक्यूमेंट के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। कॉमनली यूज टर्म पासबुक के लिए क्या होता है? पासबुक स्टेटमेंट। पासबुक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो सही जवाब क्या है इसका? पासबुक स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैंक इशू करती है उसे हम लोग पासबुक स्टेटमेंट कहते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगला फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हेन अ डैश एंट्री इन आवर कैश बुक इज शोन एज डैश एंट्री इन द पासबुक। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है डेबिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। दोस्तों देखिए समझिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन कर रहा है डेबिट ही डेबिट। मतलब क्या हो रहा है कि जब आप किसी चीज को कैश बुक में डेबिट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कह रहा है कि पासबुक में भी डेबिट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपोजिट है इसका। दूसरा कर रहा है क्रेडिट क्रेडिट। ये कर रहा है कि यदि कैश बुक में क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पासबुक में भी क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों करेक्ट रिलेशनशिप जो है वो ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है डेबिट क्रेडिट। दोस्तों देखिए ये क्या कर रहा है कि जब आप किसी चीज को डेबिट में कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट में पासबुक में शो करेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब है। यही रिलेशनशिप होता है हमारे कैश बुक और पासबुक का, कि मतलब यदि आप कैश बुक में डेबिट कर रहे हैं तो पासबुक में आप क्रेडिट कीजिए। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट डेबिट। तो यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं और यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत है, क्योंकि दोस्तों करेक्ट रिलेशनशिप है कि डेबिट एंट्री इन द कैश बुक कॉरेस्पॉन्ड टू क्रेडिट एंट्री इन द पासबुक। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि while recording entries our banker or accountant might make errors such as undercasting, overcasting, recording entry in the wrong column, crediting or debiting the amount to some other account and so on. Due to these errors the bank balance and cash book balance may। अब देखिए कुछ रिकॉर्डिंग एंट्री हो गया, तो इन सभी एरर के कारण कुछ रिकॉर्डिंग एरर हो गया दोस्तों। तो इस एरर के कारण जो है बैंक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस क्या होगा? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है ऑलवेज मैच एक्यूरेटली। मतलब कि बैंक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस हमेशा जो है परफेक्टली मैच करेगा। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ एरर्स का नाम दिया गया है, जैसे कि अंडर कास्टिंग दिया गया है, ओवर कास्टिंग दिया गया है, फिर आपका देख सकते हैं उसके अलावा रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स दिए गए हैं। तो इन सभी एरर के कारण ये गारंटेड नहीं है कि बैंक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस हमेशा मैच करेगा। राइट, ऑलवेज मैच एक्यूरेटली ये गलत है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। ऑलवेज मैच एक्यूरेटली ये वर्ड गलत है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है विल नॉट बी अफेक्टेड। विल नॉट बी अफेक्टेड बताइए कि सही है? दोस्तों एरर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है बैलेंस पे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये गलत है। एरर का हमेशा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है बैंक बैलेंस की एक्यूरेसी पे। सी ऑप्शन कर रहा है डिफर एंड क्रिएट डिस्क्रिपेंसी। दोस्तों एरर के कारण बैंक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस जो है ना डिफरेंट हो सकता है, जो कि इशूज क्रिएट कर सकता है। तो ये करेक्ट आंसर है। याद रखिए कि जैसे एरर जो मैंने आपको बताया अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, ये सभी एरर हैं। इस कारण से डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं बैंक बैलेंस में और कैश बुक बैलेंस में, जिस कारण से हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड में पोटेंशियल इशूज आ सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है ऑटोमेटिकली करेक्ट देमसेल्फ। मतलब मिस्टेक अपने आप फिक्स हो जाएगा बिना किसी इंटरवेंशन का। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों एरर अपने आप तो करेक्ट होता नहीं है। उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और फिर एक केयरफुल रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के माध्यम से आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, डिफर एंड क्रिएट डिस्क्रिपेंसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड अ चेंज इन द कैश बुक। इनमें से किस एंट्री में आपको कैश बुक में चेंज करना पड़ेगा? चलिए ऑप्शन ए कर रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक को लिखा गया लेकिन अभी तक कैश नहीं करवाया गया। दोस्तों ये जो एंट्री है इसमें आपको कैश बुक में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये क्या कर रहा है कि किसमें चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है, कैश बुक में पहला कह रहा है कि चेक हमने इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, तो इस एंट्री में आपको कैश बुक में तो चेंज करवाना पड़ेगा। जब भी आप किसी चेक को लिखते हैं लेकिन अभी तक आप उसे बैंक को ले जाकर प्रेजेंट नहीं किए पेमेंट के लिए, तो कैश बुक को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना इस आउटस्टैंडिंग चेक को, कैश बुक को इस आउटस्टैंडिंग चेक को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट पिक्चर मिल सके अवेलेबल फंड का। ऑप्शन बी कर रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। दोस्तों इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा कैश बुक में, राइट। जब आप एक चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास फंड आ ही गया, कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि शो करे कि ऑल्दो चेक को तो डिपॉजिट कर दिया गया है लेकिन फंड अभी तक मिला नहीं है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी कर रहा है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कर रहा है नॉन आइदर ए और बी। दोस्तों बोथ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ कि आपने चेक इशू किया लेकिन अभी तक कैशमेंट नहीं किया, और दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि चेक डिपॉजिट किया लेकिन फंड रिसीव नहीं हुआ। दोस्तों ये दोनों के दोनों केस में आपको अपने कैश बुक में एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। ये दोनों का तो समझ रहे बात को, यही सही जवाब है इसका। दोनों सिनेरियो जो है इसमें आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन है? आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन है, और आपको कैश बुक में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आप एक्यूरेटली फाइनेंशियल रिकॉर्ड को फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग कर सकें, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये दोनों का दोनों केसेस जो हैं इसमें दोस्तों क्या है कि कुछ आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन है, राइट, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द एडजस्टमेंट। कहाँ पे? कैश बुक में। कैश बुक में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल फर्स्ट अपीयर इन द कैश बुक एंड देन लेटर अपीयर इन द पासबुक। बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा केस जो है पहले कैश बुक में आएगा फिर पासबुक में आएगा? ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताइए, मतलब चेक आपने लिख लिया लेकिन अभी तक कैशमेंट नहीं करवाया। दोस्तों इसका सही देखिए, डिटेल में समझिए। ये केस सबसे पहले कहाँ पे आएगा? कैश बुक में आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक चेक को इशू करते हैं ना, तो इसको हम लोग कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिए कि हाँ हमारा अवेलेबल फंड घट गया है, तो कि हमने चेक इशू कर दिया। लेकिन जब रेसिपिएंट जिसको चेक मिला है वो उस चेक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा, तभी जाके ये पासबुक में आएगा ना, और तब जाके आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो कहने का मतलब पहले तो ये कैश बुक में अपीयर हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। अब इसका मतलब समझिए, जब आप एक चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप अपने कैश बुक में क्या नोट कर लेंगे? बताइए। आप अपने कैश बुक में ये नोट करेंगे ना कि हमारा जो फंड है वो बढ़ेगा, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट कर रखा है तो फंड मेरा बढ़ेगा। लेकिन अभी तो बढ़ा नहीं है ना। हाँ, बाद में क्या होगा कि जब चेक का क्लियरेंस होगा, फंड रिसीव होगा, तब जाके वो पासबुक में आएगा। तो आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि दोनों का दोनों केस, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों केस में सबसे पहले तो हम कैश बुक में अपीयर हो रहा है वो केस, और तब जाके वो पासबुक में अपीयर हो रहा है। तो दोस्तों सही जवाब क्या है कि दोनों सिनेरियो के अंदर ऐसा एंट्री हो रहा है जो कि सबसे पहले तो कैश बुक में हो रहा है और फिर जाकर पासबुक में हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट द आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हेन द ट्रेडर ड्रॉ मोर देन व्हाट ही हैज इन बैंक अकाउंट द अकाउंट इज सेड टू बी। समझिए इसका मतलब कि आप इस टर्म को पूछा जा रहा है टर्म के बारे में। जब ट्रेडर जो है ज़्यादा पैसा विड्रॉ करता है जितना उसके बैंक अकाउंट में अवेलेबल है उससे ज़्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं? अकाउंट को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन कर रहा है ओवरलोडेड। मतलब ये टर्म जो है हमारे ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। ओवरलोडेड का मतलब क्या होता है कि हमारा एक्सेस होना, एक्सेसिव अमाउंट होना किसी चीज़ का, जो कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। ओवरबुक्ड का मतलब क्या होता है कि हम अवेलेबल स्लॉट से ज़्यादा बुक कर लिए। ये भी सही जवाब नहीं है। ओवर बुकिंग का मतलब क्या होता है कि रिजर्वेशन होना, अपॉइंटमेंट होना, और ये भी हमारे बैंक अकाउंट के कंटेक्स्ट में यूज नहीं किया जाता। ओवररन का मतलब क्या होता है कि हम एक लिमिट्स के बियॉन्ड जा रहे हैं, ये भी गलत है। ओवररन का मतलब कि हम स्पेसिफिक लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड बाउंड्री से ज़्यादा जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ओवरड्रॉन का मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, जितना हमारे बैंक अकाउंट में अवेलेबल है उससे ज़्यादा। ये सही जवाब है। दोस्तों देखिए, जब कोई ट्रेडर ओवरड्रॉ करता है ना, इसका मतलब कि वो ज़्यादा पैसा निकाल रहा है जो कि उसके बैंक अकाउंट में है, जिस कारण से उसका बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझे बात को? तो वही कहा जा रहा है कि जब ट्रेडर ड्रॉ करता है ज़्यादा एज कंपेयर टू व्हाट ही हैज इन बैंक अकाउंट, द अकाउंट इज सेड टू बी ओवरड्रॉन। अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्रॉन अकाउंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेयर आर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। अब देखिए
आपसे सवाल है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, दोनों साइड में या किसी साइड में नहीं। दोस्तों पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिएगा कि जो आपको पता है, पहले ये चीज़ पता है कि नहीं पता है कि कैश बुक का कौन सा साइड क्रेडिट होता है, कौन सा डेबिट होता है, मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि आपका कैश बुक है, तो कैश बुक का जो राइट साइड होगा ना वो क्रेडिट साइड होगा, कैश बुक का लेफ्ट साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड को हम लोग राइट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये तो गलत है। देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, नॉट इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी है डेबिट साइड, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए स्टेटमेंट के अनुसार जब भी कोई ट्रेडर एडवाइस रिसीव करता है किसी बैंक से कि एक उस पर अकाउंट ड्यू है, जैसे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं सुनिए बात को ध्यान से। जब भी कोई ट्रेडर है उसको बैंक से एडवाइस मिलता है कि उसको अमाउंट ड्यू है, बैंक का अमाउंट ड्यू है, ठीक है। तो जैसे इन ड्यू में क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ड्यू है या डिविडेंड ड्यू है, तो इस केस में इस सभी को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, हमारे कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। याद रख लीजिए कि जो भी हमारा इंटरेस्ट है, जो भी हमारा डिविडेंड है, उसको हम लोग कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा ऑप्शन सी करा है बोथ क्रेडिट एंड डेबिट साइड, ये गलत है, और नाइदर तो ये भी गलत है। चलिए तो इसका आंसर क्या है, इसका ओनली डेबिट साइड। अगला सवाल है कि जो हमारा प्रीमियम पेमेंट का एंट्री होता है उसको कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैंने आपको इंटरेस्ट डिविडेंड के बारे में बताया, आप प्रीमियम पेमेंट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले प्रीमियम पेमेंट पहला ऑप्शन करा है डेबिट साइड, यानी कि कैश बुक के लेफ्ट साइड में। ये ऑप्शन गलत है कि क्योंकि इंटरेस्ट, जैसे आप देखिए एग्जांपल के तौर पर प्रीमियम पेमेंट क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस पेमेंट है, यही प्रीमियम एक तरह का है, इंश्योरेंस पेमेंट प्रीमियम है एक तरह का, ठीक है। तो डेबिट साइड में से रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा प्रीमियम पेमेंट है ना, वो जैसे ही रिसीट होगा उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक के क्रेडिट साइड में। और बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ये भी गलत है, नाइदर भी गलत है। सही जवाब क्या है, इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो अभी तक आपने क्या देखा कि कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जो हमारा प्रीमियम पेमेंट है उसे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट को क्या रिकॉर्ड करेंगे बताइए। अभी मैंने आपको बताया था प्रीमियम पेमेंट तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारा जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे। So all these three things are recorded in the credit side of the cash book, premium, interest, dividend, etc. ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए कोई चेक डिसऑनर हो जाए, कोई चेक डिसऑनर हो गया, ट्रेडर ने चेक डिपॉजिट किया और चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक कौन सा एक्शन लेगी। ठीक है, समझिए बात को। पहला ऑप्शन कर रहा है कि कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। देखिए ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए कि चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर्ड, तो इस केस में बैंक एक्शन लेती है कि कस्टमर का जो अकाउंट है ना उसको डेबिट करती है। कस्टमर के अकाउंट को क्या करती है, डेबिट करती है, टू रिवर्स द अर्लियर क्रेडिट एंट्री। मतलब पहले जो क्रेडिट एंट्री था उसको वो रिवर्स करवाती है। कैसे रिवर्स करती है, वो डेबिट एंट्री करती है। ठीक है, तो जब देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए कि चेक को डिपॉजिट किया गया, ठीक है, और जब चेक डिपॉजिट होगा तो क्रेडिट एंट्री होगा ना, लेकिन अब यहाँ चेक डिसऑनर हो चुका है तो बैंक कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करती है रादर देन क्रेडिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही जो कर रहा है कि क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट, ये गलत है। दूसरा कर रहा है कि डेबिट द कस्टमर अकाउंट, ये मतलब कि कस्टमर का अकाउंट बैलेंस घटाना, ये बिल्कुल सही है। जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है ना तो बैंक जो है कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करती है ताकि हमारा जो अर्लियर क्रेडिट था उसके रिवर्सल को वो शो कर सके। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, जब चेक डिपॉजिट किया गया होगा तब बैंक ने तो क्रेडिट किया होगा अकाउंट, लेकिन अब देखा कि चेक तो हमारा डिसऑनर हो रहा है, तो फिर वही क्रेडिट वाले को रिवर्सल करके डेबिट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी कर रहा है कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा, ये तो साफ गलत है। ठीक है, कि जब भी चेक को डिसऑनर किया जाएगा बैंक तो एक्शन लेगी ना। और लास्ट कर रहा है कि कस्टमर अकाउंट को ही बंद कर दो, ये भी गलत है। तो चेक का जो डिसऑनर है उसका मतलब ये नहीं होता है कि कस्टमर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बैंक करेक्टिव एक्शन लेती है। करेक्टिव एक्शन क्या लेती है, जैसे अकाउंट को डेबिट करने का, डेबिटिंग द अकाउंट, ठीक है, ताकि इस इशू को एड्रेस कर सकें। तो इसका सही जवाब क्या है, डेबिट द कस्टमर अकाउंट। अगला सवाल है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी बार रिसीव होता है और क्या एक्शन लिया जाए यदि क्लेरिकल एरर उसमें कुछ दिखता है तो। ठीक है, बढ़िया सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक स्टेटमेंट को रिसीव करने का फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एक्शन क्या लिया जाएगा यदि कोई क्लेरिकल एरर मिला तो। पहला कह रहा है कि डेली रिसीव होगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब समझिए कि यू गेट स्टेटमेंट एवरी डे बट डोंट डू एनीथिंग अबाउट एरर। ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों कुछ ट्रांजैक्शन तो डेली हो सकते हैं, सम ट्रांजैक्शन कैन बी डेली, लेकिन बैंक स्टेटमेंट को टिपिकली डेली रिसीव नहीं होता है, राइट।
बैंक स्टेटमेंट आर टिपिकली नॉट रिसीव डेली। और साथ ही साथ यदि कोई क्लेरिकल एक्शन दिखे तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, एक्शन तो नो एक्शन वाला बात ही नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन ए तो साफ गलत है। ऑप्शन बी करा है रिसीव पीरियडिकली से एवरी मंथ ऑब्टेन अ रिवाइज स्टेटमेंट कंटेनिंग नो एरर। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि दोस्तों बैंक स्टेटमेंट को रेगुलरली रिसीव किया जाता है, कॉमनली मंथली बेसिस पर, और यदि क्लेरिकल एरर दिखे, ठीक है, तो अकाउंट होल्डर जो है करेक्टेड अमाउंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक से। मतलब आप बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे एक रिवाइज स्टेटमेंट दो जिसमें कोई एरर ना हो। और सी कर रहा है कि एनुअली रिसीव्ड रिपोर्ट एरर टू द बैंक। तो स्टेटमेंट एक साल में लेना और बैंक को बताना कि एरर है, ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ये कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। और लास्ट कर रहा है कि रिसीव्ड वीकली एंड इग्नोर तो करना ही नहीं है दोस्तों। मतलब कि चाहे स्टेटमेंट को आप वीकली रिसीव करें, ये जरूरी है कि जो क्लेरिकल एरर हुए हैं उसे प्रॉम्प्टली एड्रेस करें ताकि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्यूरेट हो, समझे? तो ऑप्शन डी तो गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके मैकमिलन बुक से बनाया गया। यदि आप इतना क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना, जो कि हमने प्रोवाइड कर रखा है अपने कोर्सेज में, निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी एएफएम के एग्जामिनेशन में। दोस्तों यदि आप किसी कोर्स के बारे में लेने इच्छुक हैं तो प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर टू गेट मोर डिटेल अबाउट द कोर्सेज। अगला सवाल है कि जो हमारा एडजस्टेड बैंक बैलेंस है वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से ये आता है, ठीक है? मतलब फ्रॉम वेयर एडजस्टेड बैंक बैलेंस आर ऑब्टेन्ड। पहला ऑप्शन कर रहा है बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड बैंक बैलेंस को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? हम एंट्री को कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयरिंग एंट्रीज वी कंपेयर द एंट्रीज। हमारे कैश बुक में जो एंट्रीज हैं उसे कंपेयर करते हैं किसके साथ? बैंक स्टेटमेंट के साथ, ठीक है? यानी बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज है उसको कैश बुक के एंट्रीज कैश बुक के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, फिर डिस्क्रिपेंसीज पता करते हैं और डिफरेंस को रिकॉन्साइल करते हैं। तो जो भी हमारा डिस्क्रिपेंसी है वो पता करते हैं और फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं? रिकॉन्साइल करते हैं, समझे? तो ये गलत है बैंक स्टेटमेंट, ये गलत है। हम बैंक बैलेंस को एडजस्टेड बैंक बैलेंस को ऑब्टेन करते हैं एंट्री को कंपेयर करके, ठीक है? ऑप्शन बी कर रहा है कैश बुक से। कैश बुक से हम लोग हमें एडजस्टेड बैंक बैलेंस मिलता है। बताइए सही है? तो दोस्तों ये हमारा सही जवाब है कि एडजस्टेड बैंक बैलेंस को हम क्या करते हैं कि कैश बुक के एंट्री को बैंक स्टेटमेंट की एंट्री के साथ कंपेयर करते हैं और जो भी डिफरेंस होता है, समझिए ध्यान से, एडजस्टेड बैंक बैलेंस की बात की जा रही है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कैश बुक के एंट्री को आप किससे कंपेयर करेंगे? ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के साथ। देखिए पहला ऑप्शन में करा था बैंक स्टेटमेंट, मतलब क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट बैंक से मिल रहा है ट्रांजैक्शन शो करने का, मतलब ये इंटायरली करेक्ट नहीं था। एडजस्टेड बैंक बैलेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं? हम कैश बुक के बैलेंस को कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे रिकॉन्साइल करते हैं। दूसरा कर रहा है बोथ बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक, ठीक है? ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? और लास्ट कर रहा है एडजस्टेड बैंक बैलेंस, ये तो गलत है। बैंक बैलेंस एडजस्ट ऑब्टेन ही नहीं होगा तो ये ऑब्वियसली ऑब्टेन होता है रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के माध्यम से। आप कैश बुक को एंट्री को पासबुक की एंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, फिर रिकॉन्सिलेशन होता है, यही तो प्रोसेस है पूरा। अगला सवाल है व्हाट डज अ डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एंड हाउ इट शुड बी ट्रीटेड फॉर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। यानी बैंक स्टेटमेंट में जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और कैसे इसे हम ट्रीट करें अरिथमेटिक एक्यूरेसी के लिए। पहला ऑप्शन कर रहा है रिप्रेजेंट क्रेडिट, यानी डेबिट बैलेंस क्रेडिट को रिप्रेजेंट करेगा और इसको हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ट्रीटेड पॉजिटिव फिगर। दोस्तों ये गलत है। डेबिट बैलेंस जो है डेबिट बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है? और इसको हम लोग पॉजिटिव फिगर के रूप में बिल्कुल नहीं लेंगे। अगला सवाल है रिप्रेजेंट ओवरड्राफ्ट। हाँ ये समझिए, देखिए दोस्तों डेबिट बैलेंस जो हमारा बैंक स्टेटमेंट में होता है ना, डेबिट बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग नेगेटिव फिगर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है? और ये हमारे कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अलाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन सी करा इट रिप्रेजेंट क्रेडिट एंड इट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव फिगर। दोस्तों ये जो डेबिट बैलेंस है वो ये स्टेटमेंट कर रहा है कि डेबिट बैलेंस जो है ओवरड्राफ्ट, देखिए समझिए, जो डेबिट बैलेंस है ना वो ओवरड्राफ्ट की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है? वो कोई क्रेडिट नहीं है, दिस इज नॉट अ क्रेडिट, ओके? और इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव फिगर ही ट्रीट करते हैं। ऑप्शन डी करा इट रिप्रेजेंट ओवरड्राफ्ट। देखिए ओवरड्राफ्ट तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, लेकिन पॉजिटिव फिगर के रूप में ट्रीट नहीं करना है, राइट? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम लोग इस डेबिट बैलेंस को नेगेटिव फिगर के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, हाउ शुड अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक बी ट्रीटेड। बहुत अच्छा सवाल है, जो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, इग्नोर द क्रेडिट बैलेंस, ट्रीट एज जीरो बैलेंस। पहला ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव बैलेंस। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उसको जनरली हम लोग लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, दे आर ट्रीटेड लाइक अ लायबिलिटी, कोई पॉजिटिव बैलेंस नहीं होता है, राइट। दूसरा कह रहा है कि निगेटिव बैलेंस, तो मतलब क्या हुआ, जैसे आप पैसा उधार ले रहे हैं तो ये निगेटिव होता है। तो क्रेडिट बैलेंस जो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, कैश बुक का हम लोग क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह का लायबिलिटी होता है, वो या मनी जो हमने उधार ले रखा है वो होता है, इसीलिए इसको नेगेटिव बैलेंस ही ट्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब है, समझे। दूसरा क्या कर रहा है, क्रेडिट मतलब हमने उधार ले रखा है, इग्नोर करना, इग्नोर तो करना ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट कर रहा है कि जीरो बैलेंस की तरह ट्रीट करें, ये भी गलत है। मतलब क्रेडिट बैलेंस को आप जीरो ट्रीट कर रहे हैं, ये एक्यूरेटली आपके फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही जवाब क्या है, बी नंबर सही जवाब है कि इट शुड बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव बैलेंस। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी यूजुअली एडजस्टेड इन द कैश बुक। बहुत अच्छा सवाल है, इनमें से किसे आप कैश बुक में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 1 2 and 3 4 and 5 6 ऑल द अबव। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 2 and 3, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एडजस्टमेंट रिलेटेड है किससे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से। देखिए लिखा है ना, पेमेंट मेड बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। उसके बाद बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। और तीसरा कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिविडेंड ऑन शेयर बाय बैंक। तो दोस्तों ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये 1 2 3 आइटम यूजुअली एडजस्ट कर सकते हैं कैश बुक में, ठीक है। तो इस तीनों को तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ना, कि मान लीजिए कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा बैंक ने पेमेंट किया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अनुसार बैंक चार्ज या बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट जो कि बैंक ने डेबिट किया, या मान लीजिए कि सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, शेयर्स पे डिविडेंड कलेक्ट हुआ, तो ये तीनों को तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कर रहा है 4 and 5 यानी डेबिट फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक इन द पासबुक एंड डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर इन द ट्रेडर। दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आइटम 4 और 5 को भी हम कैश बुक में चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट कर रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है 6 यानी एरर कमिटेड इन द कैश बुक। तो जो भी एरर हुआ है कैश बुक में, इसमें करेक्शन चाहिए, तो टिपिकली इसको हम लोग एडजस्ट नहीं करते हैं कैश बुक में। दोस्तों सही जवाब क्या है, सही जवाब है हमारा ऑल द अबव, यानी जितने भी ऊपर एंट्रीज आप देख रहे हैं ना, सभी को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। ऑप्शन नंबर 6 सही होगा, क्योंकि बाकी सबको तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कैश बुक में एरर कमिट हो गया उसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एडवांटेज है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। पहला ऑप्शन का राइट हेल्प इन कमिटिंग फ्रॉड, गलत है, ठीक है। देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि फ्रॉड को हम रोकें, कमिट करने के लिए नहीं किया गया है। ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन बी का राइट सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट, मतलब कि ये कंट्रोल टेक्निक की तरह काम करता है ये मैनेजमेंट के लिए। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सही जवाब है। एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज यही है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, इसको BRS हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, BRS, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज ये है कि ये एक तरह का कंट्रोल टेक्निक की तरह काम करता है मैनेजमेंट के लिए। इससे आप एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकते हैं, आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और कंसिक्वेंटली आप फाइनेंशियल कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है BRS प्रिपेयर करने का। इट सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट। इसके थ्रू आप एक्यूरेसी, एरर, फाइनेंशियल कंट्रोल सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ऑप्शन सी कर रहा है कि इट हाइड्स एरर इन द कैश बुक, मतलब ये कंसील करता है कैश बुक में मिस्टेक, ये भी गलत है। पर्पस यही होता है BRS का कि हम आइडेंटिफाई करें और एरर को रेक्टिफाई करें, ना कि उसे हाइड करें, ठीक है। तो ये गलत है। ऑप्शन डी का राइट इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द कैश बुक एंट्री, यानी ये भी पार्शियली करेक्ट है। BRS हेल्प करता है एरर को आइडेंटिफाई करने में, एक्यूरेसी बढ़ाने में बैंक बुक एंट्री का। प्राइमरी गोल है कि हम डिफरेंस को रिकॉन्साइल करें, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब है यहाँ पे। इट सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट। अगला सवाल है कि जो हमें चेक मिल रहा है कस्टमर से और बाकी लोगों से, उसको कहाँ शो करते हैं कैश बुक में,
ठीक है। ऑप्शन ए कर रहा है क्रेडिट में शो करते हैं, यानी कि हमारा कैश बुक के राइट साइड में शो करते हैं, यानी जो चेक हमें कस्टमर से मिला ये गलत है। जो चेक रिसीव होता है ना उसको हम लोग डेबिट साइड में रिसीव करते हैं, ना कि क्रेडिट साइड में। ऑप्शन बी कर रहा है कि डेबिट साइड में हम लोग उसे पोस्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा डेबिट साइड क्या होता है, कैश बुक का लेफ्ट साइड होता है, पता है आपको। तो ये हमारा सही जवाब है कि जो चेक रिसीव होता है उसको हम लोग कैश बुक के डेबिट साइड में शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा इनफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए। ऑप्शन सी कर रहा है एसेट। तो एसेट का मतलब कि जो रिसोर्स बिजनेस के द्वारा ऑन किया गया, खरीदा गया, ये भी गलत है। जो चेक रिसीव होता है ना उसको हम लोग एसेट मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैश बुक के रिप्रेजेंटेशन का, तो ये भी गलत है। लायबिलिटीज़ भी गलत है, ठीक है। जो चेक रिसीव होता है वो लायबिलिटीज़ नहीं होता है, वो एसेट होता है या कैश इनफ्लो ऑफ कैश होता है। तो ऑप्शन बी नंबर सही जवाब है। चेक इशूड थ्रू सप्लायर एंड अदर आर शोन ऑन द, यानी हमने सप्लायर को चेक इशू किया या दूसरे को चेक इशू किया, उसको कहाँ शो करते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट साइड, यानी कि कैश बुक के राइट साइड में, ये गलत है। जो चेक इशू होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बी कर रहा है डेबिट साइड में, ये भी गलत है। चेक इशू को हम लोग डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सी कर रहा है एसेट साइड, ये भी गलत है। देखिए जब भी चेक इशू होगा वो इस कारण से क्या होगा, एसेट का तो रिडक्शन होगा, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा रहा है कि उसको कैश बुक में कहाँ रिप्रेजेंट किया जाए। ऑप्शन डी कर रहा है पेमेंट, बिल्कुल सही बात है। चेक जो हमने इशू करते हैं सप्लायर को या दूसरे को, ये हमारे आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमसे कैश बाहर जा रहा है, राइट। आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं कि कैश बुक में, कैश बुक की पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक का दो साइड होता है, पेमेंट साइड और रिसीट साइड। तो हम सप्लायर को चेक इशू कर रहे हैं तो हमसे पैसा जा रहा है ना जी, इसीलिए हम लोग इसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, आउटफ्लो के रूप में। और हमें चेक यदि कस्टमर से मिल रहा है तो उसको, वो हमारे पास आ रहा है, इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब भी चेक को डिपॉजिट किया जाएगा, कब चेक को डिपॉजिट किया जाएगा और इशू किया जाएगा, और इसको हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं। यानी दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब भी चेक को हमने, जो भी चेक को हमने डिपॉजिट किया या इशू किया, उसको कब रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, ठीक है। तो पहला कर रहा है डेट ऑफ क्लियरेंस, मतलब ये ऑप्शन गलत है। चेक को जनरली रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में डेट ऑफ डिपॉजिट में या डेट ऑफ इशुएंस में, ठीक है, वो समय नहीं जब क्लियर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट कर रहा है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ, ये भी गलत है। चेक को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में डेट ऑफ डिपॉजिट के बेसिस पे या डेट ऑफ इशुएंस के बेसिस पे, नॉट इज बेसिस ऑफ लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। सी कर रहा है ऑन द डेट व्हेन द चेक इज डिपॉजिटेड और इशूड, ये हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑन द डेट व्हेन द चेक इज डिपॉजिटेड और इशूड। क्यों सही जवाब है? क्योंकि चेक को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में जिस दिन उसे डिपॉजिट किया गया या इशू किया गया। और लास्ट कर रहा है ऑन द डेट ऑफ विड्रॉल, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ विड्रॉल कर रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है कि चेक को रिकॉर्ड करना कैश बुक में, ये हमारे डेट ऑफ विड्रॉल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि डेट ऑफ डिपॉजिट या इशुएंस से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। बैंक एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट कब अपीयर होगा? मंथ के लास्ट एंड में। दोस्तों ये गलत है। डेबिट और एंट्री क्रेडिट जो है बैंक अकाउंट में, वो स्पेसिफिकली जो है लास्ट डे ऑफ मंथ से टाइड नहीं होता है। ऑप्शन बी कर रहा है ओनली ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ चेक टू द बैंक एंड क्लियरेंस ऑफ चेक थ्रू द क्लियरिंग हाउस। तो जब भी चेक को प्रेजेंट किया जाएगा बैंक में और जब भी वो क्लियर होगा क्लियरिंग हाउस के माध्यम से, ये बिल्कुल सही जवाब है। डेबिट और क्रेडिट एंट्री बैंक अकाउंट का टिपिकली तभी होगा जब चेक को प्रेजेंट किया जाएगा बैंक में और जब चेक क्लियर होगा क्लियरिंग हाउस के माध्यम से। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है कि फंड आर डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड व्हाई? कब बीआरएस को प्रिपेयर किया जाता है और क्यों? तो पहला ऑप्शन कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ टू प्लान ट्रांजेक्शन, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को नहीं प्रिपेयर किया जाता है प्लानिंग ट्रांजेक्शन को प्लान करने के लिए, ये पास्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉन्साइल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है क्वार्टरली टू रिव्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी हर एक 3 महीना पे ये चेक करना होता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीआरएस ज़्यादा किसके बारे में है? बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉन्साइल करने के बारे में, कैश बुक एंट्री को रिकॉन्साइल करने के बारे में। ऑप्शन सी कर रहा है रेगुलर इंटरवल पे किया जाएगा, जैसे मंथ के एंड में, ताकि हम डिफरेंस का पता लगा सकें और फॉलो अप एक्शन ले सकें। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है। बीआरएस को टिपिकली प्रिपेयर किया जाता है रेगुलर इंटरवल पे, खासकर मंथ के एंड में, ताकि आइडेंटिफाई कर सके और एक्सप्लेन कर सके डिस्क्रिपेंसीज को। और लास्ट कर रहा है एनुअली फॉर टैक्स पर्पस, ये गलत है। बीआरएस हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट होता है टैक्स पर्पस के लिए, लेकिन एनुअली नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा बुक कीपिंग के बारे में सही स्टेटमेंट है? तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगले डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्टडी में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।